जय हिंद, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। पिछले 2-3 दिनों से लगातार इंटरनेट की दिक्कत हो जा रही थी और क्लास डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए इस क्लास को प्रीमियर किया जा रहा है। एक बार सबको बता दें, बुला लें। ओके। और इस बीच में जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, बेटा मेरा नाम विकास तिवारी है, मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। 1991 में मैंने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया था और 2010 में मैंने वहाँ से सेवानिवृत्ति ले ली थी। मैंने एक्स ग्रुप के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम 2 बार, एनडीए का एग्ज़ाम 2 बार, सीडीएस का एग्ज़ाम 3 बार, टोटल 19 एग्ज़ाम्स मैंने अब तक क्लियर किए हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे भी सिलेक्टेड रहा हूँ और 13 बार मैंने एसएसबी भी दिया। आज बहुत सारे बच्चों का एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम था, लगातार उनके फ़ोन आ रहे थे और वो कह रहे थे सर एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ, पेपर का लेवल काफ़ी हल्का आया। हाँ, डेफिनेटली पिछले टाइम से इस बार पेपर का लेवल अच्छा नहीं था, थोड़ा सा हल्का था, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की थी उन्हीं के लिए हल्का था, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी उनको उसमें भी दिक्कत हुई। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, फालतू के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुश्किल क्वेश्चंस को छोड़ के आसान क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, उन्हें पहले करिए, जब टाइम बचे तो आपको मुश्किल क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है। और बेटे ये जो चैनल है वाईफाई लाइव टेस्ट, यहाँ पे 4 बजे मैं लाइव टेस्ट लेने आता हूँ और ये वाईफाई डिफेंस एग्जाम चैनल है। इन दोनों चैनल्स को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोनों चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अनअकैडमी भारत का बहुत ही अच्छा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के सारे कोर्सेज की तैयारी होती है, 9th से लेकर 12th तक के एकेडमिक क्लासेस की भी तैयारी होती है। यदि आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे नाम का कोड लगाएं VIKASTIWARI। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोर्स कोई भी हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो IIT जेई का हो, या फिर एसएससी और बैंकिंग का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही कोड काफ़ी है, विकास तिवारी। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरे क्लासेस के बारे में जानकारी है। 12:45 पर एनडीए प्लस एक्स ग्रुप का क्लास होता है अनअकैडमी ऐप पर, 4 बजे लाइव टेस्ट होता है वाईफाई लाइव टेस्ट चैनल पर, और 7 बजे एनडीए एयरफोर्स का क्लास होता है अनअकैडमी ऐप पर, 9 बजे एनडीए एयरफोर्स और नेवी का क्लास होता है वाईफाई डिफेंस यूट्यूब चैनल पर, जो आप इस समय देख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के बेसिक क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कर चुके थे। अब जो अगला क्वेश्चन है उसे देखिए। What is the equation of the straight line cutting off an intercept 2 from negative direction of y-axis and inclined at 30 degree with positive direction of x-axis? जैसे ही आपको x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की बात मिलती है, आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? स्लोप। यदि हम लाइन को खींचे, मैं ब्लैक कलर से लाइन को खींचे दे रहा हूं, ब्लू कलर का इस्तेमाल किया मैंने, तो ये क्या कर रही है, ये इस पॉइंट पे काट रही है जो इंटरसेप्ट टू नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2 होगा, और यहाँ पे एंगल थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। और थीटा 30 डिग्री देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? स्लोप। स्लोप क्या होता है? m इक्वल्स टू टेन थीटा, मतलब टेन 30, और टेन 30 कितना होता है? 1/√3, और 1 पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो y माइनस वाई वन, तो ये y प्लस वाई वन हो जाएगा, इक्वल्स टू m दैट इज 1/√3 x माइनस 0। √3 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y√3 प्लस 2√3 हो जाएगा, इक्वल्स टू x। यहां से समझ में आ जाता है कि आपका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस y√3। अब x माइनस y√3 देखो किस में आ रहा है? x माइनस y√3 d में आ रहा है, तो आपका d करेक्ट आंसर है। ठीक है, x माइनस y√3 माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन उठता है, क्या हम और भी तरीके से कर सकते थे? बिल्कुल। आपको ध्यान देने वाली बात यह थी कि आप 0-2 रख के सेटिस्फाई करके देख सकते थे, जिसमें 0-2 रख के सेटिस्फाई हो रहा हो
वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। हालांकि इसमें दो ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं तो आपको उस समय स्लोप की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, लगभग इसी लेवल के क्वेश्चन इस बार एयरफोर्स में आ रहे हैं, तो जिन्होंने अब तक बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं की है ऐसे क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें, डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 23 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट on positive y-axis equal to twice of its intercept on positive x-axis। मतलब दोनों ही इंटरसेप्ट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन कहानी क्या कह रहा है, y एक्सिस पे जो बन रहा है वो x एक्सिस का डबल है। हिंदी में देखो, y अक्ष पर उसका अंतःखंड x अक्ष पर उसके अंतःखंड का दुगना बनता है। ठीक है, एक बार खुद करके देखें, एक बार खुद करके देखें और बताएं क्या आंसर आ रहा है। आप डेफिनेटली ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से अभी ये बताऊंगा कि कैसे आप इसे ऑप्शन यूज करके कर सकते हैं और कैसे आप इसे डायरेक्ट, यदि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कर सकते हैं। चलो ठीक है, जिसका आंसर आ गया है बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो अब ध्यान दें। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यदि हम x पे इंटरसेप्ट a लेंगे तो y पे ये इंटरसेप्ट कितना होगा, 2a, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। यदि हम 2a का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। लेकिन क्या a की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे भाई ये पॉइंट किस लिए दिया है, a को निकालने के लिए दिया है। 2 3 इस लाइन पे, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। 2 और 3 की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 2a। इसका मतलब 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आपको तो इक्वेशन पूछा है, इंटरसेप्ट की लेंथ तो पूछी नहीं है, तो ये 2a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख देंगे और इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया है। यहाँ पे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और जस्ट बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हम डायरेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। अगेन इस लेवल के क्वेश्चन एयरफोर्स में आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से यूजुअली एक क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं, और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। ठीक है, अब आप में से कोई कहे सर यादव इसे ऑप्शन से करें, तो बिल्कुल ऑप्शन से करना और भी आसान है, लेकिन ध्यान रखना हम 2 3 रख के चेक करेंगे। जब 2 3 रख के ए में चेक करोगे तो ये 7 नहीं होगा, ए ऑप्शन कट जाएगा। जब आप यहाँ 2 3 रख के रखेंगे, ये 8 हो रहा है जबकि 7 होना चाहिए, कट जाएगा। आप यहाँ पे 2 3 रखेंगे तो 4 माइनस 3 1 हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जरा ध्यान रखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अरे जो इंटरसेप्ट है वो x पे भी पॉजिटिव है, y पे भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या आएगा, अरे 2 को क्या लिख सकते हो, 1/2। 2 जब नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2, और y को लिखोगे तो ये -1। क्या ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, नहीं, पॉजिटिव नहीं है, और इसलिए ये आंसर नहीं होगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यदि आप ऑप्शन अप्रोच को फॉलो करते हो, जो भी बच्चे मेरे प्रीवियस क्लासेस को लेते रहे हैं, आप जानते हो कि मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि ऑप्शन अप्रोच को फॉलो करिए, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं, दिमाग सही सोच सकता है, तो ऑप्शन यूज करना आसान होता है। आपको क्या करना है, पॉइंट लीजिए, पॉइंट जैसे ही दिखाई देता है सबसे पहले उससे चेक करिए। ज्यादातर केस में 2 ऑप्शन सीधे सीधे कट जाते हैं, यदि एक से अधिक पॉइंट है तो दूसरे पॉइंट को भी चेक कर सकते हो, या कोई और कंडीशन दी गई है तो उसको चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, और यही बैठ के सोचना है। क्वेश्चन जब भी सामने आता है तो एक बार सोचो कि क्या करूं, क्या ऑप्शन से करूं या कंसेप्ट से करूं। हाँ, दोनों में से जो आसान लगता है उस समय उसका इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा
ऑप्शन से ही करें। लेकिन याद रखना स्ट्रेट लाइन में लगभग 70% क्वेश्चन ऑप्शन से किए जा सकते हैं बड़े आसानी से। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल, हाँ मुश्किल लग सकता है आपको लेकिन मुश्किल है नहीं। What is the equation of the straight line which is perpendicular to y is equals to x and passes through 3 2? अच्छा, एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। यदि आपको कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दी, ठीक है, तो इसके पैरेलल जो लाइन है उसका इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम रखते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट को हम अपने हिसाब से प्लस के या लैम्डा ले लेते हैं। और यदि हम लंबवत की बात करें, किसकी बात करें, लंबवत रेखा की, तो x और y के कोफिशिएंट बदल देते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a, y का क्या है b, तो हम इन्हें बदल देंगे। x के साथ क्या कर देंगे bx और y के साथ क्या कर देंगे ay। लेकिन ठहरो, अभी एक और काम करना है। क्या करना है, x और y इन दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट का साइन भी बदलना है। फिर से मैं बता रहा हूं, x और y के कोफिशिएंट को बदल दें, इंटरचेंज कर दें, और साथ में इन दोनों में से किसी एक के साइन को भी बदल दें। यहां पे मैं जब भी कराता हूं मैं कहता हूं हमेशा y के साइन को बदलिए और साथ में कांस्टेंट भी रखना है, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। बात समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो a और b है नहीं। अरे ढंग से देखो, a और b दोनों हैं। कहाँ है, देखिए, क्या आप इसको x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, y को दूसरी तरफ ले गया। इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर रेखा है, उसका समीकरण हमें क्या लेना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट x के साथ और x का कोफिशिएंट y के साथ। और y के कोफिशिएंट का साइन बदल सकते हैं। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यह x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ, और y माइनस एक्स इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। तो आप इनको बदल देंगे, आप इसका x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई। दोनों का साइन मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दोनों के कोफिशिएंट चेंज कर दिए हैं और एक का साइन बदल दिया है। लेकिन आगे क्या है, आगे ये देखना है कि ये लाइन कहां से जाती है, 3 2 से जाती है। तो क्या 3 2 को सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। के तो था नहीं, के तो हमने लेट किया है ना, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमने कोऑर्डिनेट रख दिए, x की जगह 3, y की जगह 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -5। और इसका मतलब आपका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, जिससे आप कह सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सबको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, क्या इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या करना है ऑप्शन के लिए, पहला काम पॉइंट पे ध्यान देना है। आपको दिखाई दे रहा है कि जो पॉइंट है वो क्या है, 3 2 है। मतलब जो भी मेरा इक्वेशन होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और मैं 3 2 रख के आपको ऑप्शन से करा रहा हूं। जरा 3 2 रखो। पहले वाले में जब आप 3 2 रखते हैं, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले में 3 प्लस 2 रखो, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप सी और डी में रखते हैं, ये दोनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्या दो आंसर हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। एयरफोर्स में ऐसा नहीं होगा, एनडीए में ऐसा नहीं होगा, लेकिन याद रहे आईआईटी एडवांस में ऐसा होगा। फिर क्या करें, फिर तो फंस गए, फंसे नहीं। अब यहाँ पे स्लोप देखो, इसकी स्लोप कितनी है, आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो इसकी स्लोप कितनी हो गई, m बराबर 1। अब जो भी मेरी लाइन है उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, उसकी स्लोप होनी चाहिए -1/1, दैट इज -1। तो मेरा आंसर कैसे मुझे मिलेगा, मैं स्लोप देखूंगा, जिसकी स्लोप मुझे मिल गई कितनी, -1, वो मेरा आंसर है। इसकी स्लोप देखें
तो स्लोप क्या होता है, -a/b होता है। तो ये -1/-1 हो जाएगा, जिससे कितना आ गया, +1। अरे स्लोप कितनी होनी चाहिए, स्लोप होनी चाहिए थी -1, सॉरी स्लोप होनी चाहिए थी -1 और आ कितनी गई, +1। क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं है। जब 3 ऑप्शन काट दिए तो जो बच जाता है वही तो आंसर होगा, हाँ या ना। कौन सा बच गया, सी। तो सी आपका आंसर हो गया। लेकिन आप कहें कि सर इसको भी चेक करके दिखाओ, ये लो भाई इसकी स्लोप निकालो। जैसे ही हमने इसकी स्लोप निकाली, -1/1 -1 आ गया। दोनों कंडीशन जिसमें मैच हो गई वही आपका आंसर है। एक बार शांति से बैठ के फिर से इस बात को सोचना कि क्या अच्छा लग रहा है, सॉल्व करना या ऑप्शन से करना। नेचुरली आप अब तक क्या करते रहे हो, सॉल्व करते रहे हो, तो आपको लगेगा कि सॉल्व ही करें। लेकिन बार बार मैं एक ही बात रिकमेंड करता हूं कि बेटा आप सॉल्व करने की बजाय एक बार ऑप्शन के नजरिए से जरूर सोचें। और जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे, ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे, आपको ऑप्शन यूज करके सॉल्व करने का जो आदत है वो बन जाएगा। और आप बड़े आसानी से केवल वैल्यू पुट करके, ऑप्शन पुट करके आप डायरेक्ट आंसर को बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये एनडीए का पी/क्यू है। ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि द पॉइंट्स ए बी 0 0 -a -b और ए बी बी स्क्वायर आर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के बिंदु हैं। वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर और कोलिनियर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं साथ में कोलिनियर की भी कंडीशन दी है, तो आपको एक तो ये सोचना है, कोलिनियर की एक कंडीशन तो आपको ये पढ़ाई जाती है कि भाई ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। जब आप 11th में आ जाते हो, जब आप 12th में आ जाते हो, तो इस मेथड का कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। किसका यूज करना है, स्लोप मेथड का यूज करना है। यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बेटा स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि ये बराबर है तो कोलिनियर होगा। लेकिन आप कहोगे सर इसमें तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर भी दिया, बिल्कुल दिया है। उस केस में हमारी जो स्लोप है, यदि इस लाइन की स्लोप m1 आएगी तो इस लाइन की स्लोप -1/m1 आएगी, और इस लाइन की स्लोप फिर से m1 आएगी, और इसकी स्लोप -1/m1 आएगी। तो सबसे बेहतरीन काम क्या है, आप करें स्लोप का इस्तेमाल। लेकिन एक और चीज है, ए बी देख के भी टेंशन आता है। जब भी ऐसी वैल्यू आती है ए बी टी, आप क्या कर सकते हैं, 0 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि सारे 0 0 हो जाएंगे। आप a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2 रख लो, ठीक है। आप b इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं। मैंने क्या किया, a इक्वल टू 1 रख दिया और b इक्वल्स टू 2। ये 0 0 ही रहेगा, ये -1 -2 हो जाएगा। और ए बी बी स्क्वायर की बात करें तो ए बी 2 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इनके नाम भी दे देते हैं, ये a, ये b, ये c, ये d। जरा ए बी की स्लोप निकालो। ए बी की स्लोप जैसे ही हमने निकाली, ये क्या आएगी, -2 अपॉन में ए बी की स्लोप निकाल रहे हैं तो 0 से निकालना पड़ेगा, 0 -2 0 -1, स्लोप कितनी आ गई, 2। अब जरा ए सी की स्लोप निकालो। जब आप ए सी की स्लोप निकालते हैं, या बी सी की भी स्लोप निकाल सकते हो आप, तो -2 अपॉन में -1 ये -4 अपॉन अरे ये तो बराबर आ गए। जब स्लोप बराबर आ गई तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि एबीसी तीनों ही कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में। जब एबीसी स्ट्रेट लाइन में है, क्या इनसे स्क्वायर बन सकता है, नहीं बनेगा। क्या रेक्टेंगल बन सकता है, नहीं बनेगा। क्या पैरेललोग्राम बन सकता है, नहीं बनेगा। तो क्या मुझे डी को चेक करने की जरूरत है, कतई चेक करने की जरूरत नहीं है। डी ही हमारा आंसर होगा। ये चारों जो आपके पॉइंट हैं ए बी सी डी, वो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे।
तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप a बराबर 1 b बराबर 2 की जगह आप a बराबर 1 और b बराबर 1 भी मान के चल सकते हैं। मान लो आप दूसरा ऑप्शन कुछ रखना चाहते हैं, आप a बराबर 1 b बराबर 1 भी लेके चल सकते हैं। हालांकि जब ऐसा करते हैं तो बेटा ए बी और ए बी बी स्क्वायर दोनों पॉइंट सेम आ जाते हैं, उससे आप घबरा सकते हो, पर घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन इसी हिसाब से दिया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए बी। अब इसी क्वेश्चन को टीचर घुमा के दे सकता है। कैसे कह सकता है कि ये जो पॉइंट है ए और बी की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है या नहीं है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ए और बी की वैल्यू कुछ भी आप लेंगे, हर हालत में आपका आंसर क्या आने वाला है? कोलिनियर आने वाला है। किसी को कोई दिक्कत? फटाफट कमेंट लिख के बताओ, ये किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई डाउट है तो मुझे बताएं। जरूरत पड़ेगी तो अगले क्लास में मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा से आपको रिपीट करके बता दूंगा। और जिनका कल एग्जाम है आराम से जाइए, कंसेप्ट सारे रिवाइज करके जाइए। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, टेंशन नहीं लेके जाना है। जितना आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतने ही आप खुश रहेंगे। टेंशन लेके सॉल्व करोगे तो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहता है। आज लगातार बच्चों के फोन आ रहे थे, किसी ने 50, किसी ने 56, इतने बढ़िया तरीके से किया है। लेकिन याद रखना, जो बच्चा 40-38 कर रहे हो तो फेज 2 का कॉल जरूर मिलेगा, और यदि 40 का कर दिया है तो आपको पॉसिबली आप इन होंगे, और 42 प्लस है तो 100% आपका सिलेक्शन होना है, कोई रोक नहीं सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम आगे। The lines 3y plus 4x is equal to 1, y is equals to x plus 5 and 5y plus bx is equal to 3 are concurrent, then what is the value of b? अब इसके दो तरीके हैं। एक तो कंकरेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता हो, तीन लाइनें जहां एक दूसरे को काटती हैं और वो तीनों एक ही बिंदु से जाने चाहिए, तब हम उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, आपसे ये भी कह सकता है कि इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या है, वो भी आप बता सकते हैं। ये जो भी दो लाइन के इंटरसेक्शन से पॉइंट आएगा, तीसरा उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। एक तो इसके लिए होता है डिटर्मिनेंट मेथड, और एक है कि चुपचाप सॉल्व कर लो। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि जब आप इक्वेशन सॉल्व करने में स्मार्ट हैं, 6, 7, 8 में यही करते रहे हो, तो फालतू में डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो आपका इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। चलो मैं आपको इंटरसेक्शन के मेथड से बता रहा हूं। यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, इस जो मैं यहां रख दूं तो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3, y की जगह क्या रख देंगे? x प्लस 5 प्लस 4x इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 15 प्लस 4x इक्वल्स टू 1, और इस तरीके से 7x हो गया माइनस 14 और x हो गया माइनस 2। x की वैल्यू को अब हम y में रख देंगे, तो आपका y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -2 प्लस 5 दैट इज 3। तो ये जो दो रेखाएं काट रही हैं वो किस पॉइंट पे काटेंगी? -2, 3 पे। हमने क्या किया है, ये दो लाइन हमने निकाली जो कहां पे काट रही हैं? -2, 3 पे। कंकरेंस का मतलब क्या होता है? कंकरेंस का मतलब होता है, संगामी का मतलब होता है कि जो तीसरी लाइन है वो भी यहीं से जाएगी, तीसरी लाइन भी यहीं से जाएगी। तो ये -2, 3 इस लाइन को क्या करेगा? satisfy। तो आप फटाफट क्या करेंगे? 5 और y की वैल्यू क्या रख देंगे? y कितना है? 3, और bx दैट इज -2b। और ये किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया। और तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 हो जाएगा 12 और किसके बराबर आ जाएगा? 6 2 12 और b किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। हालांकि इसमें बराबर करने के बाद अब आपको समझ आ गया होगा। हालांकि जो बच्चे इंटरनेट मेथड यूज करना चाहते हैं, आप
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, और इंटरसेक्शन पॉइंट का आसान नहीं होगा, तो इसके हिसाब से आप इसमें क्या करें, आप इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें मल्टीप्लाई, अब आगे का 1/6x प्लस 1/9y इंटरसेक्ट सेलेक्ट करा दीजिए और ये इक्वल टू किस आएगा, आपने कर लिया, अब आप इसमें मल्टीप्लाई x प्लस 1/4y और फिर जो हमने इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 1/6x प्लस 1/4y इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1/2। सॉल्व करने में यदि ऐसे दिक्कत हो, आप इसे माइनस कर देते हैं और सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 9, चलो मैं आपके आसानी के लिए 1/9 - 1/4 y इक्वल्स टू 1/3 - 1/2 हो जाएगा। अब हम इसे -1/6 लिख सकते हैं। ये कितना हो गया, -4 - 9 दैट इज -5/36 y इक्वल्स टू -1/6। और इस तरीके से y इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 6/5 आ जाता है। y इक्वल्स टू 6/5 किसी एक में रख लें, मैं इसमें रख देता हूँ। हाँ, ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जानबूझ के डिजाइन किया गया है, ऐसे में आपको बचना है। तो जब आप x/3 प्लस y की जगह हमने 6/5 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1 लिख दिया, और इस तरीके से ये x/3 इक्वल्स टू 2/5 या x इक्वल्स टू भी कितना आ जाता है, 6/5। तो दोनों पॉइंट आपके क्या आ गए, दोनों पॉइंट आ गए 6/5 और 6/5। अब ये 6/5 जिसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यदि हम पहले में ही 6/5 रख दें, 20 इंटू 6/5, ये 5 चौका 20, अब यहाँ 25 गुणा 6/5, आप देख पा रहे हैं कि भाई 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, ये कितना आ गया, 0, क्योंकि पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ही आपका आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक बार समझाई देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड हाइलाइटर का यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में ही इक्वेशन को सॉल्व किया है, आप अपनी आसानी के लिए इसे बिना फ्रैक्शन का बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना आपका काम है, आपको 9th क्लास में 8th क्लास में इस तरीके के इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाता है। जैसे ही y का कोऑर्डिनेट 6/5 आया, मैंने क्या किया, मैंने इस वाले इक्वेशन में x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1 में रखा और x का कोऑर्डिनेट निकाल लिया 6/5। मैंने a में रखा, a सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है।
आपको ऑलरेडी पता है स्लोप सेम है, फिर भी आप किसी और में चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। मान लो आपने इसमें रखा, वैसे तो यहीं से समझ में आ जाता है कि ये 54 हो रहा है, तो ये तो 54 होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जब लिखते हैं 4 इंटू 6/5 प्लस 5 इंटू 6/5, यहीं से समझ में आ जाता है कि ये 54 के इक्वल कभी नहीं हो सकता और ना ही 45 के इक्वल हो सकता है। इस तरीके से आप इसको काट देते हैं और इसकी तो स्लोप ही बराबर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से एक बार खुद करके देखना बिना वीडियो को देखे, और उसके बाद फिर वीडियो को देख के चेक कर सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, सारा एम यही है कि जब भी दो लाइनें काटती हैं तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट देखना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और उसी का इन्होंने यूज किया है। तीन तरीके से आपके सामने वैल्यू को रखा है कि क्या आप उसे एग्जैक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं। आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए वो मैं आपको इधर बता देता हूं। यदि कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, और इस पे हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर निकालें, यहाँ पे तीनों में मूल बिंदु से बात की है, तो मूल बिंदु से जो आपके लंब की लंबाई है वो कैसे मिलेगी? a इंटू 0, एक्स की जगह भी 0 रख देंगे, b इंटू 0, ये पप्पू की तरह मैं पूरा बता रहा हूं, ये बात दिमाग में डायरेक्ट आनी चाहिए। समझ गए बात को? मॉडुलस होता है यहाँ पे, तो जो लंब की लंबाई है वो c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, मॉडुलस में। यदि आप स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। याद रहे ये फॉर्मूला तभी लगाया है जब ये जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, तो आपको इस चीज को याद रखना है। बिना जनरल फॉर्म के इस फॉर्मूले को मत लगा देना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और P की लंबाई की बात करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, तो ये 0 प्लस 0 माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जरा गौर से देखो, यहाँ क्या है? पी स्क्वायर है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भाई साहब स्क्वायर कर देना चाहिए, और जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं आपको दिखाई दे जाता है ये तो सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 सही है। ये दो क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा कौन से सही है। अब स्टेटमेंट 1 तो सही है, इसका मतलब डी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अभी दूसरे को देखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सॉरी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, इक्वल्स टू में क्या कर दिया? 0। अब इसके लंब की लंबाई अगेन p है, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे? 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। लेकिन जरा गौर से देखो, यहाँ तो 1 अपॉन टी स्क्वायर है। कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे? इसको भी स्क्वायर कर देंगे। मैं नीचे आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर होगा। इनको पलट दें, इसका मतलब आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। मतलब हमारे पास ये गारंटी हो गई कि 1 और 2 दोनों सही है, तो बी आंसर नहीं है। अब या तो ए आंसर है या सी आंसर है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें थर्ड को भी देखना पड़ेगा। यहाँ जगह कम है, मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लाइन क्या है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदल लेना चाहिए। मैंने इसको एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रख दिया, और 0 0 से
परपेंडिकुलर की लंबाई मैंने निकाली, तो P इक्वल्स टू यहाँ 0 प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट। अब हमें देखना है कि क्या ये सही हो सकता है। हिंदी में ये गलत लिखा गया है, अंग्रेजी में सही है, इस पे ध्यान देना। 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इक्वल में क्या है, 1 अपॉन पी स्क्वायर। जरा एक बार पलट के देख लो। जब हम इसे पलट देते हैं तो भी ये क्या रह जाता है, 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या थर्ड ऐसा ही कुछ कहता है? बिल्कुल नहीं कहता है। इसका मतलब थर्ड आंसर नहीं होगा। कितने स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड, केवल दो ही सही है। मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब आप पूछेंगे सर क्या ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स में आएगा? पॉसिबली नहीं आएगा, ठीक है। ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करें। और वैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दिमाग काम करता है तो आप फटाफट ये बात चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस सही है। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लंबाई आपको निकालनी है। अब हम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के सामने हैं। ये क्वेश्चन मुश्किल है। यदि आपने पहली बार किया है तो डेफिनेटली मुश्किल है, और यदि आप पहले कर चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। द परपेंडिकुलर्स दैट फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 5 अपॉन द टू स्ट्रेट लाइन्स 24x प्लस 7y इक्वल टू 20 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पॉइंट कौन सा है, कहां से इस पे परपेंडिकुलर डाले गए। बहुत मुश्किल है, पॉइंट हमें मालूम नहीं है। जब हमें पॉइंट मालूम नहीं है, हम ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ पे कई आपको लेंथ दिखाई गई है, एक दूसरे के बराबर और नहीं बराबर बोला है। तो पॉइंट हम कोई भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं, और जनरल पॉइंट लेने के लिए हमने इक्वेशन लिख लिया। क्या मैं x 0 रख सकता हूं? रख तो सकता हूं, लेकिन y क्या आ जाएगा, 5/11। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरा काम करें, मैं y इक्वल टू 0 रख दूं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/2। आप इस पॉइंट को ले सकते हो, एक तो ये ले सकते हो y बराबर 0 तो x बराबर 5/2, या एक और काम कर सकते हैं हम, y इक्वल्स टू 1 ले लें। जब y इक्वल्स टू 1 ले लोगे तो 2x हो जाएगा 5 माइनस 11, जिससे x हो जाएगा -3, तो पॉइंट आ जाएंगे -3 1। आपकी चॉइस है, आप किसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, 5/2 0। एक फ्रैक्शन है, एक जीरो है, फिर भी जीरो है, इसलिए मुझे लगता है इससे आसान हो जाएगा। हम पहली लाइन के लिए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे, लेकिन पहला काम क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 24x प्लस 7y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। पॉइंट क्या है, x की जगह रखेंगे 5/2, तो लंबाई हो जाएगी 24 इंटू 5/2 प्लस 7 इंटू 0 माइनस 20, और नीचे हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ये ट्रिपलेट है, देखते ही समझ में आना चाहिए क्या है। इसकी लंबाई को मैंने T1 कह दिया, 2 से हमने काट दिया, ये कितना आ गया 12, 12 पंजे 60, 60 में से 20 जाएंगे 40, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49। जब आप एडिशन करेंगे ऊपर तो आएगा 60 और नीचे आएगा 625। 625 का अंडर रूट क्या होता है, बताओ भाई। जिनको स्क्वायर याद नहीं है, स्क्वायर याद कर लो, क्योंकि बार बार मैं यही कहता हूं कि बेटा स्क्वायर 50 तक आपको याद होने चाहिए, इससे कैलकुलेशन हो जाती है आसान। ये 60/25 हो गया, हमने काट दिया, यहाँ आ गया 12 और यहाँ आ गया 5। कितना आया, 12/5। तो इससे क्या पता चला, कुछ भी नहीं पता चला।
अब हमें P2 भी निकालना पड़ेगा, दूसरी लाइन भी तो है, उसको भी तो चेक करोगे तभी तो कुछ बात कह पाओगे। अब इसी पॉइंट से 5/2 0 से इस पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे और इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया, 4x माइनस 3y माइनस 2 0 हमने लिख दिया, ठीक है। और अब परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे, जो x की जगह क्या लिखना है 5/2, y की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -2 और अपॉन में अंडर रूट में क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये तो आसान हो गया, 4 3 5 की ट्रिपलेट बन गई। तो P2 क्या हो जाएगा, ये 2 से हमने काट दिया, 2 दूनी 4, 10 में से 2 घटाएंगे 5/2 10 में से हम 2 घटाएंगे, ये बचेगा 8 और नीचे हो जाएगा 5, ठीक है। हमने सिंगल पॉइंट से लिया है, किसी को भी कोई इसमें दिक्कत हो तो मुझे बताएं। दोनों की लेंथ कैसी आ गई है, डिफरेंट आ गई है, दोनों की लेंथ कैसी आ गई है, डिफरेंट आ गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। यहां पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू ईच अदर। काम वही है, हमें एक सिंगल पॉइंट निकालना है जो इस लाइन पे हो, और उससे हमें क्या करना है, हमने y को 0 रखा था और उसके बाद हमने क्वेश्चन आपके सामने किया है। किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द पोर्शन of its intercepted between the axes is divided by the point 2 3 in the ratio 3:2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसका मतलब भी गलत समझ सकते हैं, ठीक है। अब 2:3 किधर से लेना पड़ेगा, वो 3:2 आपको किधर से लेना पड़ेगा वो आपको ध्यान रखना है। पहले तो बनाते हैं फिगर। क्या बोला इन्होंने कि भाई जो लाइन है उसको एक पॉइंट 2 3 डिवाइड करता है। अच्छा 2 3 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 2 3 आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 3 किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट है 2 3। अब ये 3:2 कहां से लेंगे, 3:2 आप ऊपर से भी 3:2 ले सकते हैं, नीचे से भी 3:2 ले सकते हैं, तो इसमें कंफर्म नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ऊपर से 3:2 लेके चेक करोगे। ये हमने 3 ले लिया, ये हमने 2 ले लिया। अब इससे ये 2 3 है तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट आप लोगे जब x एक्सिस पे लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, a0, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और जब y पे लेंगे तो इनको हमने ले लिया 0b। क्या करें, सबसे पहले आप इनको रख के देखें, ठीक है। आप सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे तो 3 का मल्टीप्लाई a में होगा, 3a, आप जानते हो क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जब आप x कोऑर्डिनेट के लिए लेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू 0 अपॉन में 5 इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, 2 के। तो a बराबर कितना आ गया, 10/3 आ गया, ठीक है। यूजुअली a वगैरह की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती है, ठीक है। यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पॉसिबली ये वैल्यू नहीं होगी, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप रिजेक्ट करेंगे। मुझे मालूम है कि हाँ जो मैंने लिया है वो सही नहीं है, पर मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूँ। a इक्वल्स टू 10/3 हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 10/3 इक्वल टू 0। अब इतने सही मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो भी लाइन है वो 2 3 को भी सेटिस्फाई करेगी। यदि हम a को देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, क्या इसमें 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, a गलत हो जाएगा। और ऐसे ही c गलत हो जाएगा। केवल 2 3 किस में सेटिस्फाई हो रहा है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाले में मतलब बी और डी में सेटिस्फाई हो रहा है। क्या 10/3 इसको सेटिस्फाई करेगा? यदि हम 10/3 रख के चेक करें, यदि हम 10/3 रख के चेक करें तो ना बी सेटिस्फाई करता है और ना ही 10/3 आपका 9x प्लस 4y सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, 9x प्लस 4y में यदि हम रखेंगे तो 9 इंटू 10/3 प्लस 0 इक्वल्स टू 30 सेटिस्फाई हो गया, तो ये सही है। ठीक है, 10/3 0 इस पे आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 30। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अभी 2-3 करके भी देख सकते हैं, तो वो भी आप काम करके देखना, 2-3 रख के भी करके देखना क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो मिसिंग लिंक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि 2 जो रेशियो है 3:2 वो किधर से है। आपको अज्यूम करके ही चलना पड़ेगा, जहां से आपने सेटिस्फाई कर दिया कहानी खत्म। ठीक है, आप 3-2 करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में देखने को मिलेगा। एक बार खुद करके देखो, एक बार खुद करके देखो, कैन यू सॉल्व इट? क्या आप इसे कर पा रहे हैं? जब भी डिस्टेंस पूछी जाएगी तो पैरेलल लाइंस के बीच में ही पूछी जाएगी। अब आप कहोगे सर दूसरी लाइन में क्यों नहीं? अरे लाइन थोड़ी सी भी तिरछी है तो वो क्या करेंगी? काट देंगी एक दूसरे को, हाँ या ना? तो उनके बीच की कोई मिनिमम डिस्टेंस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। तो इसलिए आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पैरेलल लाइंस के बीच में ही पूछा जाएगा। क्या ये लाइन पैरेलल है? बिल्कुल है। आंखें खोल के देखिए, यहाँ 3 4, यहाँ 6 8, दुगने का फर्क है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करके इनके कोफिशिएंट को बराबर बना सकते हो। ये क्या हो जाएगा? पहली लाइन। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 6x प्लस 8y, हमने कितने का मल्टीप्लाई किया? 2 का, इक्वल्स टू में 18 होगा और मैं इसे इधर लाके लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले को, ये तो हमारी लाइन 1 है। अब लाइन 2 को लोगे तो 6x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। ये दो लाइन L1 है ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0 और L2 है ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इनकी डिस्टेंस होती है C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट a² प्लस, लेकिन याद वही रखना है, दोनों के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, रेशियो सेम नहीं, दोनों के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो अब मुझे डिस्टेंस निकालने में कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं है। C1 माइनस माइनस C2 करोगे तो ये प्लस, और अपॉन में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जिससे ये क्या आ जाएगा? 3/10। तो बताओ कौन सा आंसर हो गया? आपका आंसर हो गया बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो सीखने वाली बात थी वो केवल इतनी थी कि दोनों का जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डन। और अब हम आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल is 1 1 and the midpoints of the two sides of the triangle through this vertex is -1 2 and 3 2, what is the centroid? पहले तो आपको सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद है? 10th में ही पढ़ा दिया जाता है। यदि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो बेटा सेंट्रोइड क्या होता है? आपका सेंट्रोइड होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2
क्वेश्चन ये है कि इसको निकाल तो हम लेंगे। यहां पे देखें एक वर्टेक्स दिया है 1 1, एक वर्टेक्स दिया है 1 1। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि होने मध्य बिंदु दिया है, ये नहीं दिया आपको। क्या दिया है? मध्य बिंदु दिया है इनका। क्या मध्य बिंदु दिया है? -1 2, और दूसरा क्या दिया है? 3 2। क्या हम x2 y2 और x3 y3 निकाल सकते हैं? अरे कॉमन सेंस है यार, यहां से निकालोगे x2 + 1 अपॉन 2 किसके बराबर है? -1 के। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा? -3। बताओ किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आने वाला है -3 आएगा। और इसी के लिए y को निकालें तो y2 + 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, जिससे y2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये समझ में आ गया तो एक बार इसको फटाफट अटेम्प्ट करो, इसको भी बताओ, मुंह जबानी बताया जा सकता है। x3 + 1/2 इक्वल टू 3, मैं लिख सकता हूं x3 बराबर 5, और y3 + 1/2 इक्वल्स टू 4, जिससे y3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कुड यू अंडरस्टैंड? y3 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2, y3 + 1 4 हो जाएगा, जिससे y3 कितना आ जाएगा? 5 3। अब सेंट्रोइड निकालना है, रख दो वैल्यू। x1 कितना? 1, x2 कितना? -3, x3 कितना? 5, और अपॉन में 3। बताओ किसी को कोई दिक्कत? बस इतने से ही आपको समझ में आ जाता है कि आंसर कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा डी। कैसे? है और किसी में 1 है नहीं, -1 तो है, तो और आंसर हो नहीं सकते। पर अभी y1 के हिसाब से भी हम चेक कर लेते हैं। 1 + 3 + 3 अपॉन में 3 हो गया 7/3, और कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर क्या है? डी। तो जो क्वेश्चन मैंने आज अभी आपके लिए लिए हैं वो सारे उसके हिसाब से अच्छे हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो आप ये मान के चलें कि क्वेश्चन एनडीए के लिए भी बहुत, मान के ना चले बल्कि ये हैं एनडीए के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा था, लेकिन एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कौन निकालना है? कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद है, tan थीटा बराबर मॉडुलस m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2। क्या स्लोप दी है? नहीं, निकालना तो आता है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये कितना हो गया? -√2/3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे m2 हो जाएगा -√3/2। अब क्या करना है? tan थीटा इक्वल्स टू m1 -√2/3 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये √3/2, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 1 + m1 m2, ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा और आपस में कट जाएंगे। ये कट गए, 1 बन गया। इनको सॉल्व कर लो। ये -2, ये क्या बन गया? -2 + 3 अपॉन में √6 और अपॉन में 2, जिससे आपका tan थीटा कितना आ गया? 1/2√6। tan थीटा 1/2√6 आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक नेटवर्क की दिक्कत के कारण 2 दिन लगातार लेट हो गया। आज आपके सामने ये प्रीमियर में अवेलेबल है। थैंक यू, जय हिंद, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।